हेलो एवन भाई, कैसे हैं आप? तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, ये जो आपका सेशन चल रहा है एडवांस मैथ्स का और अर्थमेटिक के दोनों के सेक्शन चल रहे हैं। ये आपके सीजीएल प्री 2025 के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। आप बढ़िया से अगर कर लेंगे इनको तो बहुत बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है ना? तो अच्छे से समझिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप पहले से हैं तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस बात को समझते हैं कैसे करने वाले हैं और बात को समझेंगे। चलो, ये पहला क्वेश्चन है आपके आज के दिन का, देखो जरा जानो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, साइड ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, है ना? if the perimeter of quadrilateral is 20 सेंटीमीटर, what is the perimeter of the octagon? सबसे पहले जो आपका ऑक्टागन होता है ना, उसकी क्या होती है, उसमें 8 साइड होती है ना? इस तरीके से बना होता है ऑक्टागन। ये आपकी 8 साइड हो गई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसकी जो साइड है वो हाफ है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का, स्क्वायर मतलब। अगर मैं कहूँ स्क्वायर की साइड ए है तो इसकी साइड होगी a/2, है ना? पैरामीटर आपको इसका दे रखा है पैरामीटर। अब इसका जो पैरामीटर होता है स्क्वायर का, आप जानते हैं 4a होता है। पैरामीटर क्या होता है? चारों साइड्स का सम, और वो आपको 20 दे रखा है। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। और पूछ रहा है पैरामीटर ऑफ ऑक्टागन, a की वैल्यू 5, तो इसकी साइड जो आ गई 5/2 आ गई। और अगर मैं ऑक्टागन के पैरामीटर की बात करूँ तो आएगा 8 इंटू साइड, और साइड आपको मिली चुकी है क्या, 5/2। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो 20 आ जाएगा, राइट? तो एग्जैक्टली कुछ गड़बड़ हो गया कहीं पे। ऑक्टागन, द साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 20, ठीक है। तो एक ये लो ये आ गई 5/2। अब इसमें 8 साइड होंगी, 8:5/2, 20 आंसर आना चाहिए, 30 कैसे है? हाँ भाई, पैरामीटर ऑफ ऑक्टागन। हाँ, हाफ ऑफ द साइड हो गया, ठीक है। ठीक है, एक वैल्यू 5 है तो ये 5/2 आ गया, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर 20 आएगा, राइट? चले आगे। ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं। इसको ट्राई करके देखो कैसे करेंगे आप। पढ़ो और जरा जानो कैसे होगा। देखो, क्वेश्चन एक डेकोरेटिव कॉलम है जिसको रेगुलर हेक्सागन प्रिज्म के रूप में बनाया गया है ना? हेक्सागन प्रिज्म की अगर हम बात करें तो उसका जो बेस होगा वो हेक्सागन होगा, है ना? ध्यान से देखना। और प्रिज्म में तो टॉप भी क्या होगा, हेक्सागन ही होगा, इस टाइप से। तो ये हो गया आपका, इस टाइप से आप इसे बना लेंगे, राइट? और इसका बेस है 10 सेंटीमीटर, ये बेस 10 सेंटीमीटर हो गया। कॉलम इज बिल्ड फ्रॉम मल्टीपल सेक्शन एंड देयर हाइट फ्रॉम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द फर्स्ट सेक्शन इज 5 सेंटीमीटर। तो ये जो मान लेते हैं, ये फर्स्ट सेक्शन यहाँ तक चला, 5 सेंटीमीटर का चला यहाँ से यहाँ तक। एंड ईच सब्सिक्वेंट सेक्शन 2 सेंटीमीटर टॉलर देन द प्रीवियस वन। तो मतलब ये 5 होगा तो अगला 7 होगा, ठीक है ना? ऐसे करके 7 होगा तो अगला 9 होगा, ऐसे। और 9 होगा तो अगला 11 होगा, इस टाइप से चल रहा है। 5 सेक्शन है तो 1 2 3 4, और लास्ट जो होगा वो 13 होगा। इस टाइप से सेक्शन चल रहा है, ठीक है। इफ द कॉलम हैज 4 सेक्शन इन टोटल, अच्छा 4 सेक्शन है तो फिर 13 की जरूरत नहीं है, यहीं तक काम हो जाएगा। 1 2 3 4, इस टाइप से 3 सेक्शन हो गए, ये 4 सेक्शन हो गए। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 11 और 9 20, और 27, 27 और 5 कितने हो गए, 32। तो इसकी जो हाइट हो गई वो 32 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब ये है, सेक्शन का मतलब है कि पहला जो पार्ट है वो 5 सेंटीमीटर का है, उसके बाद जो अगला पार्ट है वो 5 और 2 7 सेंटीमीटर का है, अगला पार्ट 7 में 2 जोड़ेगा तो 9 का होगा,
अगला पार्ट 9 में 2 जुड़ेगा तो 11 का होगा। तो ये जो टोटल लेंथ हो गई, इसकी हाइट जो हो गई वो 32 हो गई, और बेस आपको 10 दे रखा है। अब वॉल्यूम पूछा है, तो जो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है वो ध्यान से समझिएगा। प्रिज्म का वॉल्यूम, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस की अगर हम बात करते हैं, तो जो हेक्सागन जो होता है, ये जो हेक्सागन है, इसका जो एरिया होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, वो होता है √3/6 इंटू √3/4 साइड का स्क्वायर, राइट। तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 6 √3/4 साइड का स्क्वायर, और हाइट आपको 32 मिलेगी। ये 8 टाइम्स कट सकता है, तो 6 √3, और ए स्क्वायर मतलब 100 इंटू 8। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4800 √3 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको आपको समझना है, जिसको आपको जानना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डील करेंगे, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तरीका आपको करना है, ओके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, इसको पढ़ो। द सम ऑफ डायगोनल इन अ हेक्सागन। देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, कोई भी हेक्सागन हो या कोई भी आपका बेसिकली पॉलीगन हो, कोई भी क्या हो, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। तो पॉलीगन में डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है d = n (n-3/2), जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब इसने बोला हेक्सागन, तो हेक्सागन में जो साइड्स होती हैं वो 6 होती हैं। तो आप n की वैल्यू क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। 6, ये आपका 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 2 से 3 टाइम्स करेंगे, तो ये जो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे, 9। ये फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये आपके हेक्सागन का फॉर्मूला है, पॉलीगन का मतलब बेसिकली पॉलीगन का फॉर्मूला है, जिसमें साइड्स कितनी भी हो सकती हैं, यहाँ पे 6 दे रखी हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं, पढ़ो और जरा जानो, देखो कैसे करोगे। ट्राइंगल एबीसी हैज अ सेंट्रोइड एट ए पॉइंट, ठीक है ना, जो कि आपको दे रखा है क्या, मैं ठीक कर देता हूँ, 4, 5, और वर्टेक्स ए इज लोकेटेड एट 2, 3 पर। पॉइंट डी इज द मिड ऑफ द साइड बी सी, ठीक है। और द कोऑर्डिनेट ऑफ टी, देखो समझो पहले तो, ये आपका ट्राइंगल हो गया, इसमें एक ही कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 3। सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन पर होता है, तो ये जो पॉइंट है डी, ये मिड पॉइंट होगा, और जी कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। और जी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 और 5, क्लियर। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो जी होता है, ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब आपसे पूछें कि भाई डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान लूँ, क्लियर। तो अब इसको डी को करने की कोशिश करते हैं, कैसे करें और क्या करें, ठीक है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, कभी भी मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और यहाँ पर कोई पॉइंट है टी पॉइंट मान लेते हैं, ये इसको m:n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो डी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं mx2 माइनस nx1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे दूसरी तरफ my2 माइनस ny1 अपॉन y2 माइनस y1, ये होता है फॉर्मूला। अब अगर यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर आपका लगेगा 2 बेसिकली सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई एक्स में होगी, मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, तो 2 × x, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो -2, है ना, और अपॉन 2 - x, या फिर x - 2,
ये आ गया पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा 2 × y -3, 1 की मल्टीप्लाई होगी 3 में, और फिर आपका आएगा y -3। अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये इस पॉइंट के हैं, तो ये जो पहला वाला पार्ट होगा ये 4 के इक्वल होगा। तो अगर आप पहला वाला पार्ट 4 के इक्वल करते हैं ऊपर से, यहाँ से अगर आप ध्यान दें ऐसे, ऊपर से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2x माइनस के 4। तो बेसिकली जो x की वैल्यू आ गई, अगर मैं x को इधर ले जाता हूँ और 4 को इधर ले जाता हूँ, तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। आ गई x की वैल्यू 3। ओके, देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। x की वैल्यू 3 आएगी या कुछ और आएगी? mx2 माइनस nx1। अच्छा भाई, इसमें एक चीज ठीक करो, ये प्लस होता है, ये वैल्यूज क्या होती हैं? प्लस। हाँ, नीचे माइनस ही होगा, ऊपर प्लस होगा, तो इस तरीके से मूव करेंगे, राइट। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे, ओके ओके, इसमें एक चीज ठीक करना भाई, ये जो फॉर्मूला हुआ है इसमें सब जगह प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना, तो इसको ठीक करना, इस फॉर्मूले को ठीक से करना, ये प्लस हुआ है सब जगह, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब इसको मैं आपको करवा के दिखाता हूँ, ठीक है ना। ओके, फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है, सब जगह प्लस होता है, माइनस की जगह माइनस तब होता है जब आउटर में होता है। ये जो पॉइंट है डी आउटर होता है, इनर में ये होता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को याद रखना। अब अगर आप ध्यान दें तो इसकी पहले वाली की वैल्यू इसके इक्वल होने वाली है, तो 2x+2 अपॉन x+2 इज इक्वल टू 4 होने वाला है। वही दो कॉमन आया तो ये आपका 2, ये आपका x+1 की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 2x+4, है ना। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो माइनस के, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें x की वैल्यू आ जाएगी -3। अभी भी देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, कुछ तो लग रहा है। एक मिनट करते हैं, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ये सारा ही गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देखना एक बार, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले इसने बोला ट्राइंगल एबीसी है। देखो, ए बी सी, ये आपका पॉइंट हो गया, ए की वैल्यू कितनी है? 2 3 है, और आपको पता है मीडियन होगी ये, मीडियन मतलब ये मिड पॉइंट होगा, और जी यहाँ पर दे रखा है, और जी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 5। अब जी की खासियत होती है कि जी जो रेशो होता है वो 2:1 में होता है, और इसके पॉइंट मान लेता हूँ एक्स वाई, यही आपसे पूछा है। क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एक चीज़, जिसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये कोई पॉइंट है ए, ये हो गया, बी हो गया, डी हो गया, और इन ये है m:n के रेशो। तो बेसिकली इस डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, m की मल्टीप्लाई x2 में होगी mx2 प्लस nx1, और नीचे आएगा m+n, ऐसे ही my2 प्लस ny1, और नीचे आएगा m+n। क्लियर? अब मैं यहाँ पे वो लगाने जा रहा हूँ, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई x में करूंगा तो यह आ जाएगा 2x, और 1 की मल्टीप्लाई में 2 में करूंगा तो +2, और m+n मतलब 3। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई y में करूंगा 2y प्लस 3, और नीचे आ जाएगा 3, राइट। अब ये वैल्यूज जो है ये बराबर होगी, इससे पहली वैल्यूज 4 के इक्वल होगी। तो 2x+2 के कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, अगर ये इसके कोऑर्डिनेट हैं ये वाले और ये वाले, तो पहली वैल्यू इसके इक्वल होगी 4 के। तो 2x2+3 बराबर किसके होगा? 4 के। तो सॉल्यूशन कर लीजिए।
12, 2 आप माइनस कर देंगे 10, तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे दूसरे केस में 2y प्लस 3/3 किसके इक्वल होगा? 5 के। तो 15 आ गया, 12 आ गया, तो y की वैल्यू 6 आ गई। तो जो कोऑर्डिनेट आ गए वो 5 6 आ गए, क्योंकि x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 6। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जो फॉर्मूला है, रेशो वाला फॉर्मूला, ये आपका यूज हो रहा है, जिसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको समझो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपके सामने है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक बढ़िया तरीका ही है, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी इसको नॉर्मल सॉल्व नहीं करना है, हमेशा इसमें ऑप्शन का यूज करना है। अब आपको ये दे रखा है अंडर रूट x+3 अंडर रूट x-2 इज इक्वल टू 5। तो आप क्या करने वाले हैं, आप x की वैल्यू डालने वाले हैं ऑप्शन से। अगर आप 5 डालते हैं तो ये 8 आ जाएगा, और ये प्लस का 3 आ जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं 5 होने का। अगर आप 6 डालते हैं तो ये 9 आ जाएगा, और ये आपका 4। 9 का मतलब 3, 4 का मतलब 2, 3 और 2 5। तो आपको जो राइट आंसर हुआ, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो आपका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ? 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। एक कॉमन इंटरनल tangent connecting two circle in 9 centimeter long. The distance between the circle center is 15. The largest circle has a radius 8. What is the radius of the smaller circle? The common internal tangent. Internal tangent क्या होती है? देखो, अगर मान लो ये दो सर्किल है, तो इंटरनल टेंजेंट हम इस ट्रांसवर्स टेंजेंट को बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल टेंजेंट, राइट? अब समझना बात को। इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O' है, ये है, और इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ही 15 दे रखा है ये वाला। एक की रेडियस दे रखी है R1, तो दूसरे की रेडियस पूछी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो आपका डी लिखा हुआ है। तो डी का फॉर्मूला होता है, लिखिएगा, अंडर अंडर रूट O का होल स्क्वायर, मतलब सेंटर के बीच का डिस्टेंस, माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये इसको आपको समझना है, एक बार क्लैरिटी आ जाए तो। अब डी की लेंथ आपको दे रखी है 9, तो 9 आ गए। O तो मतलब 15 का स्क्वायर, 225 आप लिख सकते हैं, और माइनस R1 प्लस R2, 8 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये 81 आ जाएगा। ये आपका 225 है, और ये तो चल ही रहा है 8 प्लस R2 का होल स्क्वायर। आप इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 8 प्लस R2 का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो तो 4, 144, ये 12 का स्क्वायर होता है, तो 8 प्लस R2 इज इक्वल टू 12। तो R2 आपका 4 है। तो जो दूसरी आपकी रेडियस है सर्किल की, वो कितनी है? 4। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले का यूज करना होगा, और आपको फिर वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझो इसको कैसे करेंगे। x+1/x आपको गिवन है, और आपको ये सारी कहानी पूछी है। ठीक है ना? तो इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बहुत बढ़िया से क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि कुछ चीज़ें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या, x+1/x गिवन है, तो सबसे पहले x² + 1/x² निकाला जा सकता है। अगर x+1/x आपको कितना गिवन है? 4। x² + 1/x² क्या आएगा? वो आएगा 4 का स्क्वायर माइनस के 2, मतलब 14 आ गया। इसका एक और बार स्क्वायर कर देंगे तो x⁴ + 1/x⁴, वो आएगा 14 का स्क्वायर माइनस के 2, 196 माइनस 2, मतलब 194। ठीक है, अब अगर मेरे को पार्ट 6 चाहिए, तो मैं इस स्क्वायर का क्यूब कर देता हूँ। तो x⁴ प्लस 1/x⁴, उसका फॉर्मूला होता है 14 का क्यूब माइनस 14 इंटू 3।
तो आप इसमें से 14 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस के 3, 14 आ गया। ये आपका आ गया 196 माइनस 3, तो 193। 14 इंटू 193 करना है आपको, सबकी वैल्यूज आ गई। आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो 2702, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज डालेंगे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू डालेंगे जो कि है 2702, फिर हम इसकी वैल्यू डालेंगे जो कि है 194, और फिर हम इसकी वैल्यू डालेंगे जो कि है 40। ये हम करेंगे, तो ये तो 7 यही है, इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 522 है ना, नहीं आएगा 8, तो 582, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56। ठीक है, तो पहले इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 2720 में से 6, तो 526 माइनस होना है, तो ये 6 आ गया। 9 माइनस 2 7 आ गया, 2176 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। तो इसमें आपको सारी चीज़ें, सारी वैल्यूज आपको निकालनी है, क्या क्या वैल्यूज हैं, कैसे कैसे वो काम कर रही हैं, वो सब निकालनी है, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। A rock climber using a rope to ascend a cliff. The vertical height of the cliff is 35 meter and the rope makes an angle 30 degree with the level ground. ऐसे समझो एक क्लिफ है और ये आपका बेस हो गया, और यहाँ से इस टाइप से क्लाइंब करना चाह रहा है। इसकी हाइट है 35 मीटर और एंगल बनाती है 30 डिग्री का। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर्ड टू रीच। मिनिमम लेंथ मतलब आपको इसकी लेंथ पूछिए। ठीक है, और ये आप एक्स मीटर कर लीजिए। अच्छा, आप देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर ये 30 डिग्री है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब भी ये 30 डिग्री हो तो ये 1 होगा यूनिट्स में, ये आपका √3 होगा, और ये 2 होगा। यूनिट्स में चल रहा है सब कुछ, रियल कुछ नहीं है। तो यहाँ से जो 1 की वैल्यू 35 है, तो आपको 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2:35। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 70 आ जाएगी। 70 सेंटीमीटर का लेंथ हो जाएगा, या मीटर में चल रहा है तो मीटर होगा, ये सब मीटर होगा, सेंटीमीटर कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 70 मीटर। इसको याद रखना, अगर 30 का केस है तो 1 होगा, नीचे √3 होगा, तो हाइट को 2 होगा। अच्छा, अगर ये 45 का केस होता तो ये 1 होता, तो ये भी 1 होता, और ये √2 होता। और अगर ये 60 का केस होता तो ये बेसिकली, अगर ये 1 होता तो ये √3 होता, और ये 2 होता, ऐसे होता। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A marble is spherical in shape with a radius of 4 centimeter. If the marble is placed inside a cube with side length 10 centimeter, what is the volume of cube that is not occupied by the marble? तो सबसे पहले एक क्यूब है, राइट, और उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर की। इसके अंदर आपने 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक इस तरीके से एक मार्बल रख दिया है ना, ये ठोस होगा। इसकी रेडियस कितनी है, 4। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड। तो बेसिकली क्यूब का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम क्यूब दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड, बस तो यही निकालना है आपको। क्यूब का वॉल्यूम मतलब 10 का क्यूब,
और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो ये तो 1000 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर का क्यूब मतलब 4 का क्यूब मतलब 64। तो अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो कैसे करें, कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, पॉइंट्स में तो वैल्यू आएगी। तो 88 इंटू 64/21, 21 से लगभग ही 3 बार कट जाता है, लगभग, है ना। 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 264 आपको माइनस करना है। 6, 9 माइनस 6 3, और 9 माइनस 2 736। तो 736 एक ही आंसर आसपास घूम रहे हैं हम, और वो यही आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको माइनस करना है क्यूब में से आपका स्फीयर, ठीक है। चलो इसको समझो, ठीक है। तो ये सब बातें आपको समझनी है, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल वे कैसे चल रहा है वो आपको जानना है। इसको देखो कैसे करोगे, देखो। A hemisphere of radius 2 centimeter and 4 centimeter respectively melted and recast into another hemisphere. तो approximate total surface area of the newly formed hemisphere, देखो दो हेमिस्फेयर थे, हेमिस्फेयर आपके ऐसे होते हैं, और इनको पिघलाकर एक बड़ा हेमिस्फेयर बनाया गया है, ठीक। इसकी रेडियस है 2, और इसकी रेडियस है आपकी 4, और इसकी रेडियस आप निकालेंगे, क्योंकि तभी तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो सबसे पहले मेल्ट वर्ड जो यूज होता है वो हमेशा वॉल्यूम के लिए यूज होता है। तो इसका वॉल्यूम होगा 2, जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है वो मैं लिख देता हूँ 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये सारे ही हेमिस्फेयर हैं तो 2/3 की जरूरत नहीं है, तो इसके 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और बराबर आर के क्यूब, ये आएगा। 2 का क्यूब होता है 8, 4 का क्यूब होता है 64, और आएगा आर का क्यूब। तो ये आ गया, आर के क्यूब की जो वैल्यू आ गई वो 72 आ गई। 72 ही आएगी, कुछ और आएगी? देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, हेमिस्फेयर से हेमिस्फेयर ही बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर की क्यूब की वैल्यू ये आ गई, तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं इसको ठीक करना चाहूँ तो 8:9 लिख सकता हूँ। तो आर की वैल्यू आ जाएगी, 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, तो 2 तो बाहर ही आ जाएगा, वो कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी आर की वैल्यू, है ना। ओके, अब मुझे निकालना है इसका अप्रॉक्सीमेट टोटल सरफेस एरिया। वैसे तो देखा जाए, चलो देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका हेमिस्फेयर का, वो होता है 3 पाई r²। 3, ठीक। पाई के लो 22/7 हो गई। अब अगर आप इसका स्क्वायर करते, 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, जो कि 9 की पावर है 1/3, तो ये 9 की पावर हो जाएगा 2/3। ये, चलो देखते हैं कुछ हो जाता है तो। अब इसका सॉल्यूशन होना है, तो सारा खेल है 9 की पावर 2/3 का। हम्म, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो इसी की निकलनी है ना। क्योंकि 72 को हम अगर पॉइंट्स में भी लेते हैं, अगर ये क्यूब भी करते हैं, तो ये 4 का 4 पॉइंट समथिंग आएगा ये वैल्यू, है ना। क्योंकि 4 से जस्ट ऊपर ही है, तो इसको हम लगभग 4 भी मान लेते हैं। 48, हाँ लगभग। देखो अगर हम इसे, अगर 72 है तो 64 किसका था, 4 का था। तो अगर मैं इसे लमसम में भी मानता हूँ, है ना, लमसम में भी मानता हूँ, तो इसको मैं 4.1 मान सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4.1 रखता भी हूँ, क्योंकि ये तो ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा, तो 3, 22/7
और ये आपका लगभग, अगर मैं 4 का स्क्वायर भी करता हूँ तो लगभग ये आ गया 4.1 का स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। 1681, 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 2.4 आ गया। 66 में 2.4 की मल्टीप्लाई होनी है, तो 158 समथिंग आंसर आ रहा है। अब देखो 158, क्योंकि हमने वैल्यू को क्या किया है, ये वाली वैल्यू ली है, तो 142 और 138 तो आंसर ही नहीं, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। तो नियर बाई जो होगा वो कौन होगा, ये होगा। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, 163। तो इसमें अप्रॉक्सीमेशन जो है ना, ये बहुत बढ़िया है। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो है ये आपको लेनी बहुत बढ़िया रहेगी, ये आप अच्छे से लेंगे तभी काम बन पाएगा, ठीक है ना। तो ये काम आपको करना है। चले, आओ आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं। पढ़ो, देखो कैसे करोगे। A cone is sliced into two sections by a plane that is parallel to its base. तो कौन है, और उसको आपने स्लाइस कर दिया ऐसे, ठीक है, विद अपर सेक्शन रिप्रेजेंटिंग 1/8 द ओवरऑल वॉल्यूम। अच्छा, अगर पूरे का वॉल्यूम 8 है तो अपर सेक्शन का वॉल्यूम 1 होगा, इसका वॉल्यूम 1 होगा, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन टू द ओरिजिनल कोन। देखो मैं क्लियर कर दूं, अगर मैं कहूं कि इस टोटल की हाइट h1 है और इस छोटे वाले की हाइट h2 है, और आप ऐसे स्लाइसिंग करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो हाइट्स का रेशियो होता है h1/h2, इनका जो क्यूब्स होता है वो बड़ा वाले कोन का वॉल्यूम और छोटे वाले कोन के वॉल्यूम के बराबर होता है। अब यहां से अगर आप गौर करें तो h1/h2 का होल क्यूब v1, तो v1 होगा कौन सा, बड़ा वाला, तो मतलब 8, और v2 होगा आपका ये वाला 1। तो h1/h2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 2/1, या इसको आप कह सकते हो 2:1। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसने उल्टा पूछा है शायद, स्मॉलर टू, तो स्मॉलर कौन सा होगा, 1 वाला, और ये लार्ज, क्या आंसर आ जाएगा 1:2। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें रही आज की। कैसा लगा सेशन आप मुझे बताएं, ठीक है। बढ़िया से क्वेश्चंस को देखिए, इनको समझिए, अपने बढ़िया से इनको नोट डाउन करिए, और फिर बढ़िया से आगे चलिए। क्लियर, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, बढ़िया से समझिए, ठीक है। और अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और आगे बढ़ते रहें। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।